आदरणीय प्रोफेसर मोहम्मद साहिब, प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और मरियम फातिमा जिन्होंने मेरा परिचय पढ़ा, और मैं स्क्रीन में अंकुर भार्गव जी को भी देख रहा हूँ। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते समय सबसे पहले हमको आदमी को डिफाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आदमी डिफाइन नहीं होता है तो किसी भी मूल्य सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम को उसके यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में समझना मुश्किल हो जाएगा। वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए विश्वास एक वैल्यू है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी संबंध को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो विश्वास जो है वो किसी भी वर्ग की सीमा में परिभाषित नहीं होता है। विश्वास जो है वो मानव की सीमा में ही परिभाषित होता है, और इसीलिए चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, विचारधारा को मानने वाला हो, लेकिन उसको जीने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास के बिना मानव का जीना संभव नहीं है। तो इसीलिए जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मानव को समझने की आवश्यकता है। मानव को जब हम समझने जाते हैं तो ये पता लगता है कि मानव में जीने के दो मेजर आयाम हैं। एक आयाम है जो उसके शरीर से संबंधित है, और शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है। हम लोग उसको आहार, आवास और अलंकार के नाम से भी जानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान मानव के शरीर की आवश्यकता है, लेकिन मानव की स्वयं की, सेल्फ की जो आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा, मकान से तृप्त नहीं होती है। क्योंकि जो जीने वाला सेल्फ है, मैं है, जो शरीर की सीमा में डिफाइन नहीं होता है, उसकी अपनी एक आवश्यकता है, जिस आवश्यकता को हम लोग ज्ञान के रूप में, विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य के रूप में, न्याय के रूप में और व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। व्यवस्था में जो जीने की आकांक्षा रखने वाला है वो शरीर नहीं है, वो मैं है। इसी प्रकार से न्याय में जीने वाला शरीर नहीं है, मैं है। तो इसलिए मानव को समझने के लिए मानव के इन दोनों आयाम को समझने की आवश्यकता है। यदि इसको परिभाषा के रूप में बोले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव जो है मनाकार को साकार करने वाला, यानी शरीर की आवश्यकता को पूरा करने वाला। मनाकार मतलब शरीर के आकार में जो उसका बॉडी है उसको साकार करने वाला, और मनः स्वस्थता का आशावादी है। अभी तक मानव ने मनाकार को साकार कर लिया है, यानी शरीर की आवश्यकता संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको तो उसने पूरा कर लिया। आहार की, आवास की, अलंकार की। ये बात हो सकती है कि गरीबी अमीरी की जो खाई है, जो सामाजिक समस्या है, उसके कारण से किसी को आहार, आवास, अलंकार कम मिलता होगा, लेकिन मानव जाति ने इसको प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिसको हम मनः स्वस्थता कहते हैं, मनः स्वस्थता का प्रमाण अभी मानव जाति में नहीं है, और इसलिए मानव जाति में लड़ाई, झगड़े, हिंसा, द्रोह, विद्रोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये सब देखने को मिलता है। और यही मनः अस्वस्थता का कारण है। मोटे मोटे रूप में कहें तो मानव यदि न्यायपूर्वक नहीं जी पा रहा है, अन्याय में उसको जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है, यह मनः अस्वस्थता का पहचान है। आदमी अविश्वास में, गुस्से में, घृणा में, हिंसा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, छल, कपट, दंभ और पाखंड में मनः स्वस्थ नहीं हो सकता है। और साहब, जो पार्टिसिपेंट साउथ इंडिया से है, बेसिकली केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, उन लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं हिंदी। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इंग्लिश में दीजिए, अदरवाइज तो कंटिन्यू रखिए।
आई एम सॉरी मैं अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊँगा। आप में से यदि कोई चाहे तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यदि कुछ मैं उसमें थोड़ी देर रोक भी सकता हूँ, जैसे 10 मिनट में बोलता हूँ, 10 मिनट में यदि वो कुछ ब्रीफ कर दें, समराइज़ कर दें तो हो सकता है। लेकिन ये पूरा जो फ्रेमवर्क है मेरा हिंदी में तैयार किया हुआ है, इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड इवन इन एक्सप्रेस इन इंग्लिश, सो आई एम वेरी सॉरी। आप कंटिन्यू करिए। Otherwise I may use the PowerPoint presentation, but it is not possible right now. So आप जारी रखें अपनी बात, आप जारी रखें आप। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि मानव को परिभाषित करने के लिए उसके दोनों आयाम को परिभाषित करने की ज़रूरत है। एक शरीर का आयाम है और दूसरा जो आयाम है जिसको मैं कह रहा हूँ सेल्फ का आयाम है ना। सेल्फ को ही हम लोग आई के रूप में भी जो है हम लोग उसको संबोधित कर सकते हैं। आई और बॉडी, इन दोनों के योगफल में जो है वो मानव है और दोनों आवश्यकताएं मानव की पूरी होना आवश्यक है। जो शरीर की आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा मकान के रूप में है, और यदि वो आवश्यकता से अधिक है तो हम कह सकते हैं मानव समृद्धि को प्राप्त कर चुका है। लेकिन यदि मानव के जीने में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, हिंसा है, तो मानव अस्वस्थ नहीं है, और अस्वस्थ नहीं है तो समाधान नहीं है, यानी वो समस्याग्रस्त है। तो यूनिवर्सल वैल्यूज जो है उसको समस्या से मुक्त करते हैं। और इस दृष्टिकोण से यदि हम मानव के जीने को समझने जाते हैं तो मानव का जीना 4 आयाम में और स्पष्ट होता है। पहला आयाम है जिसको हम लोग अनुभव का आयाम बोलते हैं, दूसरा है विचार का आयाम है, और तीसरा जो आयाम है व्यवहार का आयाम है, और चौथा आयाम व्यवसाय का आयाम। तो मानव इन चारों आयाम में, पूरी मानव जाति, यदि हम कहें कि सर्व मानव इन 4 आयाम में जीता है। अनुभव का मतलब है कि जो प्रकृति में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, मानव जाति में जो न्याय है, धर्म है और सत्य है, उसकी जो समझ है यदि मानव के अंदर होती है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें अनुभव है। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं, यदि आप नेचुरल लॉस को समझते हैं तो हम कहेंगे कि आप इंजीनियरिंग में अनुभवी हैं। मैकेनिकल के जो लॉज हैं उनको यदि आप समझते हैं तो कहेंगे कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अनुभव है। उसी प्रकार से यदि मानव जाति को प्रकृति में जो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, यदि इसकी समझ है तो कहेंगे मानव अनुभवी है, नहीं तो मानव में अनुभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति के नियम को समझे बिना मानव कोई भी उत्पादन का कार्य नहीं कर सकता है। प्रकृति में जो नियंत्रण है और संतुलन है उसको समझे बिना मानव प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक नहीं जी पाता है, और जब वो तालमेल पूर्वक नहीं जीता है तो वो प्राकृतिक समस्याओं को जन्म देता है, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट की इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आदि कह रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या प्रदूषण है, या जहर मुक्त उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि जहर मुक्त उत्पादन करने के लिए उसको प्राकृतिक नियमों के साथ चलना होता है। यदि वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल उत्पादन को करता है तभी वो जहर मुक्त उत्पादन के रूप में अपने भरण पोषण की आवश्यकता को पूरा कर पाता है, और तब हम ये कहेंगे कि मानव जो है वो अनुभवी है। तो ये जो अनुभव का आयाम है, यदि हम इसको देखें तो जितना भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है वो सब साइंटिफिक लॉ, नेचुरल लॉ से जुड़ा हुआ रहता है। और नेचुरल लॉ को यदि हम समझते हैं तो प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन को स्पष्ट करता है। यदि हम नियम, नियंत्रण, संतुलन को समझते हैं और मानव के जीने में मानव के साथ कैसे जिएगा, यदि इसको हम समझते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमको न्याय की समझ है। क्योंकि मानव अन्याय में तृप्त नहीं होता है, न्याय में तृप्त होता है। अन्याय में यदि मानव जीता है तो मन अस्वस्थता है, और यदि मानव न्याय पूर्वक जीता है तो उसके मन स्वस्थता का प्रमाण होता है। तो मानव के साथ जीने की जगह पर हम न्याय को पहचानते हैं। मानव प्रकृति के साथ जो जीता है, जिसमें वो पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ आदि के साथ भी मानव को जीना होता है। तो मानव प्रकृति के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को हम लोग धर्म नाम दे रहे हैं या व्यवस्था नाम दे सकते हैं।
तो मानव और प्रकृति के बीच में जो प्रकृति में व्यवस्था है उसके साथ जीने के लिए उसको व्यवस्था की समझ होना चाहिए। यदि प्रकृति के साथ व्यवस्था की समझ नहीं होती है तो वो धरती में जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, वायुमंडल हो, या जितने भी प्रकार के संतुलन है, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस है, एनवायरनमेंट का बैलेंस है, टेक्टोनिक बैलेंस है, उन सब बैलेंस को वो डैमेज कर देता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जो प्रकृति में ताप का संतुलन है उसको असंतुलित कर दिया है और उसके दुष्परिणाम जो है मानव जाति भोग रही है। इसी प्रकार से हम लोगों ने कार्बन का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करके, पेट्रोलियम और कोयले का उपयोग करके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन था उसको बढ़ा दिया, बिगाड़ दिया और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण से प्रदूषण बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई और एक ग्लोबल समस्या के रूप में हमारे सामने है। तो इसलिए न्याय के साथ साथ मानव को धर्म पूर्वक भी जीना होता है और धर्म को मैंने कहा कि प्रकृति में जो ऑर्डरलीनेस है उसी को हम लोग धर्म कह रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है अनुभव के क्षेत्र में वो सत्य है। सत्य का मतलब है अस्तित्व जैसा है, और यदि अस्तित्व को हम समझने जाते हैं तो पता लगता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति में चार अवस्थाओं की प्रकृति है। एक है जिसको हम लोग हवा, पानी, मिट्टी के रूप में पहचानते हैं, जिसको पदार्थावस्था की प्रकृति कह रहे हैं। यही पदार्थावस्था की जो प्रकृति है, ये जब पानी के संपर्क में आती है तो इसमें अम्ल और क्षार बनते हैं और अम्ल और क्षार से प्रोटीन हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन हार्मोन से प्राण कोशिकाएं बनती हैं और प्राण कोशिकाओं से वनस्पति संसार का प्रकटन होता है। तो इससे पता लगता है कि पदार्थ ये हर 5-5 मिनट के बाद मरियम फातिमा आपके टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दें। दैट्स गुड। तो आप 5 मिनट बोलिए, 5-6 मिनट, 5-6 मिनट के बाद आप रुक जाए कीजिए, उसके बाद मरियम शुरू हो जाएंगी, वो एक में बता देंगी, फिर आप बताइए, फिर 5 मिनट बाद फिर मरियम बता देंगी। तो इस तरीके से साइकिल को लेके चलते हैं। तो अभी तक जितना मैंने बोला है अगर उसको ब्रीफ करना है तो वो कर सकती हैं। अभी 5 मिनट आप बोलिए, उसके बाद सारा नहीं बोलेंगी, थोड़ा बहुत अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट बाद आप रुक जाइएगा। ठीक है, तो अभी मरियम आप रेडी हैं? जी हाँ, आप रेडी हो जाइए। ठीक, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाएगी। पहले रिवाइज कर दिए, ट्रांसलेट कर दिए। हाँ, पहले मैंने ये कहा कि यदि हमको किसी भी मूल्य व्यवस्था को समझना है या वैल्यू सिस्टम को समझना है तो हमको आदमी को समझने की ज़रूरत है, मानव को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि यदि आदमी को हम समझने जाते हैं तो ये पता लगता है आदमी दो आयामों में जीता है। एक आयाम है जिसको हम शरीर कह रहे हैं, बॉडी कह रहे हैं। बॉडी में जो जीने का क्षेत्र है, जो बॉडीली जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की आवश्यकता मानव जाति में होती है, जिसको हम कह रहे हैं कि आहार, आवास, अलंकार के रूप में उसकी आवश्यकता है। और मैंने ये कहा कि मानव ने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त काम कर लिया है। दूसरा जो आयाम है जिसको मैंने कहा कि मैं का आयाम है, क्योंकि जीने वाला शरीर नहीं है, जीने वाला मैं हूँ और मेरी भी अपनी कुछ नीड है। और जो मेरी नीड है यानी आई की जो नीड है वो नीड है न्याय के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, समझदारी के रूप में है, या विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव इस रूप में है। यदि ये दोनों आवश्यकताएं पूरी होती हैं तभी मानव समाधानित होता है, तभी मानव समृद्धि को प्राप्त करता है। यदि इसमें से एक आयाम की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो दूसरे आयाम में अधूरापन होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे न्याय से जीना आ गया, धर्म से जीना आ गया, सत्य से जीना आ गया, लेकिन मैं शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता हूँ तो मैं दरिद्रता के साथ, गरीबी के साथ, अभाव के साथ जीऊँगा और ये अतृप्ति का कारण होगा। दूसरी तरफ यदि मान लीजिए कि मैंने अपनी शरीर की आवश्यकता पूरी कर ली है, रोटी, कपड़ा, मकान की,
मेरे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है, मेरे परिवार के पास भी खाने पीने की, कपड़े लत्ते की और आवास की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे संबंधों में जीना नहीं आता है, परिवार के संबंधों में जीना नहीं आता है। परिवार के साथ जो संबंध होते हैं, जिसको समाज संबंध कहते हैं, उसमें जीना नहीं आता है। मुझे राष्ट्र के साथ जो मेरा संबंध है उससे जीना नहीं आता है। मेरा जो विधि के साथ संबंध है उसकी मुझे समझ नहीं है, तो भी मैं समस्याग्रस्त रहता हूँ। चाहे मेरे पास आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, फिजिकल फैसिलिटी के रूप में कितनी भी बड़ी मात्रा में हमने संग्रह कर लिया हो, समृद्धि को प्राप्त कर लिया हो। तो इसलिए मानव को इन दोनों आयामों को तृप्त करने के लिए दोनों की शिक्षा आवश्यक है, दोनों की समझदारी आवश्यक है और दोनों के लिए कार्यक्रम की आवश्यकता है। जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है वो प्रकृति में श्रम पूर्वक जो है वो पूरी होती है, और जो मेरी आवश्यकता है, जिसको मैं आय की आवश्यकता कह रहा हूँ, वो समझदारी पूर्वक होती है। इसमें मानव को मानव के साथ संबंध को समझना होता है, मानव को मानव के साथ के अलावा प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको समझना होता है, और मानव को पूरे अस्तित्व के साथ संबंध को समझना होता है। मानव संबंध में न्याय परिभाषित होता है, मानव प्रकृति संबंध में धर्म या व्यवस्था परिभाषित होती है, और मानव का अस्तित्व के साथ संबंध में सत्य परिभाषित होता है। तो यदि मानव न्याय धर्म सत्य के साथ जीता है और प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन को पहचानता है, उस स्थिति में ही मानव जो है वो सुखपूर्वक इस धरती पर जी सकता है। जैसे हम यदि विगत को देखते हैं, जो हमने भौतिकवादी जीवन शैली को अपनाया और विज्ञान ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया या जो तकनीकी विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण से हमने प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके अपनी उत्पादन प्रणालियों को, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, उसको सुनिश्चित किया, और उसके कारण से हम समस्याग्रस्त हो गए। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, प्रदूषण के रूप में, पर्यावरणीय संकट के रूप में, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के रूप में, और मैंने कहा कि टेक्टोनिक इम्बैलेंस के रूप में, और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन था उस संतुलन को भी हमने असंतुलित कर दिया। और इसी प्रकार से हमने ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया, क्योंकि हमने इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन को छोड़ा है पेट्रोलियम के माध्यम से या कोयले को जलाने के माध्यम से। उसके कारण से ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। यदि उसको मोटे रूप से कहें तो ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं वो एक प्रकार से धरती बुखारग्रस्त हो गई है, ऐसा भी कहा जा सकता है आम बोलचाल की भाषा में। तो ये समस्याओं के निराकरण के लिए मानव को जो उसका अनुभव का आयाम है, जिसमें मैंने कहा नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य की समझ की आवश्यकता है। और नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में, न्याय धर्म सत्य की समझ के रूप में यदि मानव में समझ है, तभी मानव इस धरती पर सुखपूर्वक जी सकता है, नहीं तो मानव सुखपूर्वक नहीं जी सकता है। तो अभी इतने को यदि आप चाहें तो मरियम फातिमा जी आप इसको कम्युनिकेट कर सकती हैं। Okay, sir. So I'm going to communicate the whole session up to which sir has told us in English. Okay. So first of all, he has told us that if we want to know any kind of human value, if we want to understand any human value system, first of all we need to understand what kind of a man he or she is, what kind of a human type person is. If we want to define a human, there are two dimensions in which we can define it. First one is the body dimension, which includes both the clothes, house, money, and all the physical transactions or the physical activities that we perform. Second one is the I dimension. I includes, like sir said, mom, I, me, or myself. It's something which is related to a person itself, himself, or herself. Okay, so now this kind of dimension includes knowledge, justice, understanding with the relationships, etc. If a person is having the knowledge of both the dimensions, then only he or she can live in this world peacefully. Otherwise, he won't be in peace. And also, because of these evolutions and the innovations that we have performed in our technical world, we have actually disturbed the nature, which is quite a bit very disturbing for us as well, because we did not put
I hope I have done. थैंक यू फातिमा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अनुवाद किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये कह रहा था कि यदि मानव को समझने जाते हैं, पूरी मानव जाति के क्रियाकलाप को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पता लगता है कि मानव पुनः 4 आयाम में जीता है, जिसमें से पहला आयाम है जिसको हम एक्सपीरियंशियल नॉलेज के रूप में अनुभव आयाम कह रहे हैं। दूसरा आयाम है जिसको हम विचार कह रहे हैं, विचार जो है आइडियोलॉजी के रूप में, फिलॉसफी के रूप में मानव जाति में रहता है। तीसरा आयाम है जिसको हम व्यवहार कह रहे हैं, और चौथा आयाम है जिसको व्यवसाय कह रहे हैं। हम इन चारों आयाम को यदि हम समझते हैं तो यहाँ से वैल्यू सिस्टम जो है वो डेराइव हो सकता है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में ये कहा कि मानव का जो अनुभव आयाम है, जिसको हम पूरी मानव जाति का एक्सपीरियंशियल नॉलेज सिस्टम यदि हम बोलें, तो उसका सारांश क्या है? तो उसका सारांश ये है कि यदि मानव को प्राकृतिक नियमों की समझ है, प्रकृति में जो नियंत्रण है उसकी समझ है, प्रकृति में जो संतुलन है उसकी समझ है, या पर्यावरण में जो संतुलन है उसकी समझ है, उसमें पर्यावरण में जो नियंत्रण है उसकी समझ है, तो हम कहेंगे कि वो प्रकृति की समझ है मानव जाति को। इसी को हम लोग नेचुरल लॉ के रूप में समझते हैं, और इसी का जो विस्तार है वो साइंटिफिक लॉ के रूप में रहता है। साइंटिफिक लॉ भी बेसिकली जो है वो नियम, नियंत्रण, संतुलन का ही अध्ययन है। जिसको हम लोग विज्ञान कह रहे हैं, उसमें क्रियावादी, कालवादी और निर्णयवादी अध्ययन होता है। मूल रूप से हम क्रिया का अध्ययन करते हैं, और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो हमको पता लगता है कि क्रिया किसी नियम के अंतर्गत कार्य करती है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं वो ज़मीन में गिरती है। जैसे हम पृथ्वी और सूर्य के संतुलन को देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक नियंत्रण है, उसको पहचानते हैं। परमाणु के अंदर भी जाके यदि हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के साथ जो ऑर्बिट में घूमने वाले पार्टिकल हैं वो एक नियंत्रण और संतुलन की स्थिति में रहते हैं, और इसलिए परमाणु का आचरण निश्चित रहता है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के साथ आचरण निश्चित है, एक निश्चित दूरी बनी रहती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक प्रकार के ऋतु संतुलन को पैदा करती है, और ऋतु संतुलन के रूप में हम लोग प्राकृतिक नियम को पहचानते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के रूप में प्राकृतिक हम नियंत्रण को पहचानते हैं। और जैसा मैंने कहा कि परमाणु में जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर गतिशील रहते हैं, और वो गतिशील बने रहते हुए नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक रहते हैं, और इसीलिए हर परमाणु का यानी एलिमेंट का आचरण निश्चित होता है। जैसे लोहे का आचरण निश्चित है, कॉपर का आचरण जो है वो निश्चित है। आचरण निश्चित है, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टेबल रहती हैं, अनस्टेबल प्रॉपर्टी नहीं रहती हैं, और इस प्रकार से हम उनकी आचरण की निश्चितता को नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में पहचानते हैं। दूसरा मैंने कहा कि मानव के जीने का जो दूसरा आयाम है, हर मानव को मानव के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि उसका जन्म माता पिता से होता है। माता पिता संतान के साथ जीते हैं, मानव संतान माता पिता के साथ जीती है। आम तौर पे हर संतान का जन्म परिवार में होता है, परिवार में बहुत सारे संबंध होते हैं, है ना। माता पिता के साथ भाई बहन भी संबंध होता है, और भी चाचा, मामा, काका, ताऊ आदि के रूप में संबंध होते हैं। यदि इन संबंधों में जीने की समझ होती है, जीने की समझ होती है यानी इन संबंध का पर्पस पता हो, इस संबंध का प्रयोजन क्या है, इस संबंध में जीने के लिए जो आवश्यक मूल्य है वो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है। ममता का मतलब होता है कि बच्चों की जो केयरिंग का भाव है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों का पोषण करते हैं, उसको ममता कहते हैं, और माता पिता जो बच्चों का संरक्षण करते हैं उसको वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य और ममता और स्नेह, विश्वास, सम्मान के बिना कोई भी संबंध डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए मानव को न्याय की समझ आवश्यक होती है। न्याय का मतलब होता है संबंधों में मूल्यों के साथ मूल्य निर्वाह विधि से जीना। यदि वो मूल्य निर्वाह विधि से जीता है तभी मानव तृप्त होता है, नहीं तो अतृप्त रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि न्याय को समझना होता है, धर्म को समझना होता है, क्योंकि यदि मानव जाति प्रकृति के नियमों के साथ या प्रकृति के साथ यानी हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ और अन्य जीव जानवरों के साथ जो उसका संबंध है, क्योंकि ये सब मानव की आवश्यकता पूरी करते हैं, तो यदि इस संबंध को नहीं पहचानता है और बिना संबंध को पहचान के वो प्रकृति के साथ मनमानी विधि से जीता है, उसमें वो समस्याग्रस्त होता है।
समस्याग्रस्त होता है, उसके कारण से तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती है, जिनको हम लोग प्राकृतिक असंतुलन के रूप में, पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में या पारिस्थितिकी असंतुलन के रूप में पहचानते हैं। और वह मानव के दुख का कारण होता है, महामारियों का कारण होता है, रोग का कारण होता है, और इसमें जीना आसान नहीं होता है, और वो मानव के दुख पीड़ा को बढ़ाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्याय के साथ धर्म को समझना होता है। और तीसरी जो चीज़ है कि मानव का अस्तित्व के साथ संबंध है, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ मानव का संबंध है, क्योंकि मानव की आवश्यकता पदार्थावस्था के रूप में नदी पहाड़, मट्टी, हवा, पानी से पूरी होती है, और इसके बाद पेड़ पौधों से मानव की आवश्यकता पूरी होती है, फिर जीव जानवरों से मानव की आवश्यकता पूरी होती है, और फिर मानव की आवश्यकता भी पूरी करता है। क्योंकि एक मानव या एक परिवार अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसीलिए जो ह्यूमन सोसाइटी है वो डिपेंडेंट सोसाइटी है, और डिपेंडेंट सोसाइटी में सभी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनिमय एक व्यवस्था के रूप में रहता है। जैसे हम लोग बाज़ार में देखते हैं, बाज़ार में विनिमय विधि से हमको बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, जिससे हमारे परिवार की सभी आवश्यकता पूरी होती है। तो इस प्रकार से जो मानव का संबंध है पूरे एग्जिस्टेंस के साथ है। मैंने इसमें एक बात और बोली, जिसको अभी फातिमा जी आपको कम्युनिकेट करेंगी अंग्रेजी में। मैंने ये कहा कि अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो पदार्थावस्था है, पदार्थावस्था ही विकसित होके प्राणावस्था के रूप में आती है, प्राणावस्था ही विकसित होके जीवावस्था के रूप में है, और जीवावस्था ही विकसित होके मानव के रूप में है। इसी को हम लोग कहते हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में, उसमें विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है। मानव के अलावा जो प्रकृति है, जिसको मानवीयतर प्रकृति कहते हैं, उसमें विकास क्रम विकास है। वो विकास क्रम विकास कैसे है? तो हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के योगफल में जो क्रियाकलाप होता है, उससे प्राण कोशाओं का जन्म होता है। इसी को मैं बता रहा था कि जो अणु होते हैं वो आपस में, परमाणु होते हैं, वो आपस में संबंध पूर्वक अणु के रूप में बनते हैं। अणु से जो है, जिसको रस रसायन बनते हैं, रस रसायन में अम्ल और क्षार बनते हैं, अम्ल और क्षार से प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन से प्राण कोशा बनती है। इस प्रकार से एक विकास के क्रम को हम लोग पहचान सकते हैं। फिर ये जो प्राण कोशाएँ हैं, ये मल्टीप्लाई होके वनस्पति संसार को जन्म देती हैं, और इसी में जो गुणात्मक विकास होता है, उसमें जीव संसार का शरीर विकसित होता है, और जीव संसार के शरीर में जो गुणात्मक विकास है, उसी से मानव शरीर की रचना होती है। मानव शरीर और जीव शरीर में बहुत सारी समानताएं होती हैं। केवल मानव का जो ब्रेन है वो जीव संसार से ज़्यादा विकसित होता है। तो इससे पता लगता है कि प्रकृति में जो चारों अवस्थाएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में मानव, इनमें आपस में अंतर संबंध है, क्योंकि पदार्थावस्था के कारण प्राणावस्था है, प्राणावस्था के कारण जीवावस्था है, जीवावस्था के कारण ज्ञानावस्था है। यदि जीव संसार खत्म हो जाए तो मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि पूरी धरती से वनस्पति संसार खत्म हो जाए, यानी प्राणावस्था खत्म हो जाए, तो जीव संसार और मानव संसार जो है इस अस्तित्व में नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से यदि पदार्थ संसार नहीं हो तो प्राण कोशाओं की रचना नहीं हो सकती है। इसी को ये कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। इसमें चार अवस्था की प्रकृति है। इन चार अवस्थाओं की प्रकृति में परस्पर पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे को फुलफिल करती हैं, यानी एक दूसरे को उभय समृद्ध बनाती हैं। जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था को समृद्ध करती है, पदार्थावस्था प्राणावस्था जीव संसार को समृद्ध करता है। ये तीनों अवस्थाएं मिलकर मानव को समृद्ध करती हैं। इसको मैंने ये कहा कि ये अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में हमको पहचानने में आता है। और अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास है। विकास क्रम को मैंने अभी यहाँ पर स्पष्ट किया। विकास के रूप में मानव जाति है, और फिर इसके बाद मानव में जागृति का क्रम है। मानव धीरे धीरे जंगल युग से निकल के सिविलाइज वर्ल्ड में आया है, और उससे जो है इसमें एक जागृति का क्रम मानव जाति में देखने को मिलता है, जिसकी मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ। जी फातिमा जी। Yes. Okay, sir. So a man lives in 4 dimensions. First, Anubhav, which is basically experimental knowledge, like whatever we have obtained or we have gained
to be indulged in many diseases, natural problems, etc. Third is the Vyavhar. That is the behavioral your behavior, which actually defines a lot. Man actually fulfills the needs of the other man. Here, everyone is dependent on one end, so has to maintain a balance. As sir has already told a line, Astha se Astitva se Astitva. Right, sir? Yes, yes. Coexistence. Existence is coexistence. Yeah. So this basically means that every existence is evolved from some other existence, and we can't ignore this fact. For example, let me take an example of a seed. From a seed, a stem is obtained. From a stem, a plant is obtained, and from a plant, a tree is obtained. So a tree is dependent upon a plant is dependent upon a stem is dependent upon a seed. So basically here, a life cycle is there, which goes on in the world, and everyone is a part of it. We can't ignore it. So, यस अब मैंने ये कहा कि अनुभव आयाम की मैंने अभी तक बात की। मानव का जो दूसरा आयाम है, जिसको मैंने कहा कि विचार का आयाम है। मानव एक विचारशील प्राणी है, तो बिना विचार के कोई भी मानव होता नहीं है। मानव विचार के साथ ही परिभाषित होता है, इसीलिए विचार आयाम को समझने की ज़रूरत है। यदि हम पूरी मानव जाति में देखें तो विचार आयाम किस रूप में है, तो बहुत सारी विचारधाराओं के रूप में है, बहुत सारी फिलॉसफीज़ के रूप में है, बहुत सारी मीमांसाओं के रूप में है। ये सब मानव का विचार का आयाम है, जिसको हम लोग शिक्षा के माध्यम से जिसका लोग व्यापीकरण करते हैं। तो इसलिए विचार आयाम का प्रयोजन क्या है? विचार आयाम का प्रयोजन है मानव अपने जीने में जो समस्याएं हैं उनका समाधान चाहता है। जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने में हम किसी एक थ्योरी को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस थ्योरी को अप्लाई करने से हम लोग समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो समस्या के समाधान के अर्थ में विचार आयाम होता है। तो जितनी भी दुनिया में विचारधाराएं हैं, जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, जितनी भी प्रकार की मीमांसाएं हैं, सारी मीमांसाओं का, विचारधाराओं का और दर्शन का प्रयोजन यही है कि मानव के साथ जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सके, मानव प्रकृति के साथ जीने में जो समस्या है उसका समाधान मिल सके। और इसीलिए विचार आयाम का जो प्रयोजन है वो अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको समझना है। जीवन क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको समझना है। मानव क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको समझना है। यदि मानव में अस्तित्व, जीवन और प्रकृति, इन तीनों क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, यदि इसकी समझ होती है तो हम कहेंगे कि विचार आयाम में समाधान है। और यदि मानव के विचार आयाम में समाधान है तो बौद्धिक रूप से मानव तृप्त होता है, समाधानित होता है, सुखी होता है। यदि मानव के अंदर प्रश्न बने रहते हैं, प्रश्न ही समस्या के रूप में रहते हैं, तो मानव में अतृप्ति रहती है, मानव समस्याग्रस्त रहता है। तो ये जो मानव में विचार का आयाम है, विचार का आयाम कैसे समाधान को पाता है? तो यदि वो अनुभव आयाम का अनुसरण करता है, यानी प्रकृति के नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य का यदि विचार आयाम अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, उस ओर अनुगमित होता है, तो मानव समाधान तक पहुंचता है। नहीं तो मानव समाधान तक पहुंचता नहीं है। और इसीलिए मानव परंपरा में ज्ञान की प्रतिष्ठा है, ज्ञान के महत्व को पहचाना गया है। क्योंकि ज्ञान के रूप में जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं वो मूल रूप से नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य की समझ ही है, जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का अनुसरण यदि विचार करता है तो वो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य तक पहुंचता है, जिसको हम समाधान कह रहे हैं। और मैंने कहा कि दुनिया की सभी फिलॉसफी, दुनिया के सभी विचारधाराएं, सभी प्रकार की आइडियोलॉजीज, यहाँ तक कि सभी प्रकार की थ्योरीज भी जो है वो मानव की समस्या के समाधान के अर्थ में है। और शिक्षा का और रिसर्च का, शोध का जो प्रयोजन है वह भी यही है कि मानव अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। और इसीलिए अस्तित्वीय व्यवस्था के अंतर्गत मानव में विचार आयाम है। और विचार आयाम यदि क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों के उत्तर से तृप्त होता है तो मानव में समाधान होता है।
और यहाँ से ये पता लगता है कि मानव के जीने का एक लक्ष्य जो है वो समाधान है, क्योंकि यदि समाधान नहीं रहती है तो मानव समस्याग्रस्त रहता है। कोई भी मानव समस्या में जीना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है फातिमा जी ये विचार आयाम को और आप एक ट्रांसलेट कर दीजिए। Okay, sir. So I'm going to translate the second dimension, that is the vichar ayam, which basically includes knowledge or the mindset. So this gives us an idea about how a man solves his problems. Like first of all, we identified a problem and then we move to a solution. But it is very important to get an answer for the natural problems as well as for the personal problems. For example, for person who is knowledgeable enough and takes the help of the experiences that he has gained in his life and comes to a sustainable solution. Only then he will be peaceful in his life and also can live happily with the others as well. So here we can see that how important it is for a person to be knowledgeable enough, to be understandable enough, and to be actually educated enough to come to a solution. So this basically gives us an idea that how vichar, that is the mindset, is correlated with the anubhav, which was the first dimension, that is basically the experience. If a person is experienced enough, he would be very easily able to give a solution of a particular problem. And if he is not actually experienced enough, he would have to work quite hard for the solution. And we have also come to a conclusion that a man is actually brought to this world for giving the answers to particular problems. So, यस, थैंक यू। तो मानव के जीने का जो तीसरा आयाम है, जिसको हमने कहा व्यवहार है। अनुभव पहला आयाम है, विचार दूसरा आयाम है, व्यवहार तीसरा आयाम है। व्यवहार का मतलब होता है मानव के साथ संबंध पूर्वक जीना, और संबंध पूर्वक जीने के लिए मूल्यों का निर्वाह होता है। मूल्यों के निर्वाह के साथ साथ माता पिता बच्चों की जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं उसको भी पूरा करते हैं। जैसे उसका पोषण करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। पोषण करते हैं, इसी को कह रहे हैं कि ये कर्तव्य के रूप में है, और उसका संरक्षण करते हैं, वो दायित्व के रूप में रहता है। तो हर माता पिता संबंध में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं। यदि कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं तभी मानव संतान माता पिता के ममता और वात्सल्य की छाया में जो है वो सुखी होती है। यदि ममता और वात्सल्य की समझ नहीं है तो फिर माता पिता को संतान के साथ जीने में सुख नहीं मिलता है, बल्कि वो माता पिता के लिए समस्या बन जाती है। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि संतान के लिए भी माता पिता समस्या बन जाते हैं। तो मूल कारण ये है कि संबंध की समझ नहीं है। मानव के व्यवहार आयाम को हम यदि समझने जाते हैं तो ऐसा पता लगता है कि पहले मानव में संबंध का स्वीकृति रहती है, और यही स्वीकृति जब परिवार संबंधों के रूप में आती है तो मानव के जीने का जो दूसरा स्तर है उसको परिवार कह रहे हैं। तीसरा जो स्तर है मानव का, वो परिवार के बीच में संबंध होता है। जैसे हमारी माता किसी अन्य परिवार से होती है, पिता किसी और परिवार से होते हैं। जब पति पत्नी संबंध होता है तो दो परिवारों का मिलन होता है, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं परिवार संबंध के रूप में एक सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। तो इसलिए जो तीसरा जो स्तर है मानव का, वो समाज है ना। पहला स्तर है व्यक्ति के रूप में, दूसरा परिवार के रूप में, तीसरा समाज के रूप में। चौथा स्तर है, हर समाज जो है ना किसी न किसी राष्ट्र के अंतर्गत है। राष्ट्र का मतलब होता है कि जिस भूभाग में हम रहते हैं वहाँ का जो भी वातावरण है, वहाँ का जो भी नैसर्गिक स्थितियाँ हैं, और वहाँ जो भी भाषा बोली जाती है, वहाँ का जो भी रहन सहन है, खान पान है, उस सब की जो समझ है, और ये समझ के मूल में जो विधि है, नीति है, संविधान है, उसके साथ ही राष्ट्र परिभाषित होता है। यदि किसी राष्ट्र में विधि की समझ नहीं है, नीति की समझ नहीं है, संविधान की समझ नहीं है, संस्कृति की समझ नहीं है, सभ्यता की समझ नहीं है, तो वो राष्ट्र नहीं है, जिसको अपन राष्ट्र नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो चौथा आयाम है वो राष्ट्र है, और पांचवा आयाम अंतर्राष्ट्र है। तो मानव व्यवहार आयाम में व्यक्ति के स्तर पे जीता है, परिवार के स्तर पे जीता है, समाज के स्तर पे जीता है, राष्ट्र के स्तर पे जीता है, और अंतर्राष्ट्र के स्तर पे जीता है। इन पांचों स्तर पे संबंध है, और इन पांचों स्तर पे
संबंध निर्वाह की प्रक्रिया है, संबंध निर्वाह की स्वीकृति है। संबंध निर्वाह की स्वीकृति को कर्तव्य और दायित्व के रूप में पहचानते हैं ना। कर्तव्य और दायित्व के बारे में मैंने ये बताया कि सबसे पहले जैसे ही संतान का जन्म होता है वो माता के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं और इसके बाद माता उसका पोषण करती है। पोषण करने के साथ माता और संतान के बीच में विश्वास बन जाता है। यही विश्वास जो है परिवार तक फैलता है। माता के माध्यम से वो अपने पिता से परिचित होता है, भाई बहनों से परिचित होता है, परिवार के अन्य सदस्यों से परिचित होता है और धीरे धीरे पूरे परिवार के साथ संतान में विश्वास की स्थापना हो जाती है। ये जो विश्वास बना रहता है तभी मानव संतान और जो बाकी संबंध हैं वो सुखी होते हैं। यदि परिवार में जो संबंध हैं मूल रूप से तीन ही संबंध हैं, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, भाई बहन संबंध और पति पत्नी संबंध। परिवार में तीन संबंध होते हैं, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, भाई बहन संबंध और पति पत्नी संबंध। जिनको हम लोग चाचा काका ताऊ आदि बोलते हैं वो सब माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में डिफाइन होते हैं, परिभाषित होते हैं। तो इन संबंधों में जो विश्वास है, इन संबंधों में जो परस्पर स्नेह है, इन संबंधों में परस्पर जो ममता है, इन संबंधों में परस्पर जो वात्सल्य है, इन संबंधों में जो परस्पर ग्रेटिट्यूड है ना, कृतज्ञता है, इन संबंधों में जो परस्पर प्रेम है, यदि ये बना रहता है, इसकी हमको समझ होती है तो परिवार में सुख होता है, व्यक्ति में सुख होता है, समाज में सुख होता है, राष्ट्र में सुख होता है, अंतर्राष्ट्र में सुख होता है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति में पदार्थावस्था प्राणावस्था के साथ संबंधित है, पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था के साथ संबंधित है और ये तीनों अवस्थाएं मानव के साथ संबंध में है, उसी प्रकार से व्यक्ति का संबंध परिवार से है, परिवार का संबंध समाज से है, समाज का संबंध जो है राष्ट्र से है और राष्ट्र का संबंध अंतर्राष्ट्र से है। इसमें से एक भी कड़ी को तोड़ने से मानव का सुखपूर्वक जीना नहीं होता है। तो इसलिए संबंधों में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, संबंधों को स्वीकार करना, संबंध में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, मूल्यों का निर्वाह करना और इसी को हम कह रहे हैं कि न्यायपूर्वक जीना। तो इसलिए व्यवहार आयाम को समझे बिना आदमी केवल विचार आयाम से तृप्त नहीं होता है। विचार आयाम केवल व्यक्ति की सीमा तक होता है और जिसको हम लोग व्यवहार आयाम कह रहे हैं वो परस्परता में होता है, क्योंकि संबंध जो है अकेले में नहीं होता है, संबंध किसी के साथ होता है। जैसे माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, है ना, पत्नी के साथ, इस प्रकार से संबंध होता है। फिर परिवार में परिवार की सीमा से दूसरे परिवारों के साथ संबंध होता है, जिसमें मूल रूप से गुरु शिष्य का संबंध है, साथी सहयोगी का संबंध है, मित्र संबंध है और व्यवस्था संबंध है। इस प्रकार से 7 संबंध होते हैं मूल रूप से व्यवहार आयाम के अंतर्गत, जिसमें हर मानव को जीना होता है। पहला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला है माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, दूसरा है भाई बहन संबंध, तीसरा है पति पत्नी संबंध, चौथा है गुरु शिष्य संबंध, पांचवा है साथी सहयोगी संबंध, छठवां है मित्र मित्र संबंध और सातवां है विधि के साथ, व्यवस्था के साथ संबंध। हमारा देश के साथ जो संबंध है वो विधि पूर्वक होता है, नीति पूर्वक होता है या संविधान के द्वारा होता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है वो सह अस्तित्व विधि से संबंध होता है। तो इस प्रकार से सातों संबंध में यदि न्याय बना रहता है, न्याय बना रहता है का मतलब क्या है, विश्वास बना रहता है, सम्मान बना रहता है, स्नेह प्रेम बना रहता है, कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड बना रहता है ना, गौरव बना रहता है, तो हम कहेंगे कि सुखमय जीवन होता है। व्यवहार आयाम जो है यदि न्यायपूर्वक होता है तो मानव सुखपूर्वक जीता है। यदि व्यवहार आयाम में समस्याएं होती हैं तो फिर मानव का जीना हर स्तर पे दुखी होता है। व्यक्तिगत स्तर पे भी दुखी होता है, यदि वो संबंध की पहचान नहीं कर पाता है तो उसमें लोनलीनेस के रूप में पीड़ा बनती है। परिवार के स्तर में यदि संबंध नहीं होता है तो पारिवारिक कलहें बनती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, कई बार परिवार टूट जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में डाइवोर्स जो है बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है, या माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में संबंध निर्वाह ठीक से नहीं होता है तो पति पत्नी संबंध में भी संबंध निर्वाह बनता नहीं है और इसके कारण से पति पत्नी संबंध टूटते हैं, डाइवोर्स होता है, परिवार टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सिर फुटप्पल होती है और कई बार कोर्ट कचहरियाँ भी हो जाती हैं।
यही झगड़े, परिवार के ही झगड़े जब समाज में पहुंचते हैं तो हिंसा, आतंक का रूप भी ग्रहण कर लेते हैं। इस सबको हम लोग समझ सकते हैं। यदि किसी को परिवार में जीना नहीं बनता है, उसको समाज में जीना नहीं आता है। तो इसलिए परिवार जो है बेसिक इकाई है व्यवहार की। यदि परिवार में जीना बनता है तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हम समाज में जीने के पात्र हुए हैं। जो लोग परिवार में समस्याग्रस्त रहते हैं वही समाज में कोई जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं तो समाज में समस्या पैदा करते हैं। यदि किसी को समाज में जीना नहीं आता है, यानी परिवारों की परस्परता में जीना नहीं आता है, और यदि वो किसी राष्ट्रीय महत्व के पद पे पहुंच जाता है तो वो राष्ट्र में समस्या को पैदा करता है। और इसी प्रकार से यदि कोई राष्ट्र का प्रतिनिधि, यदि उसको संबंधों में जीने की समझ नहीं रहती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को पैदा कर देता है। इसलिए मानव का जो व्यवहार आयाम है उसमें मानव व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, इन 5 स्तरों पे जीता है। और इन 5 स्तरों में संबंध की समझ, संबंध में अपेक्षाओं की समझ, संबंध में मूल्यों की समझ, हर संबंध में कर्तव्य और दायित्व की समझ, यदि ये होता है तभी हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार आयाम में सामाजिकता को प्राप्त करता है और सामाजिकता पूर्वक मानव सुखी होता है। असामाजिकता में यानी संबंध निर्वाह की कमी में या संबंध निर्वाह न कर पाने की स्थिति में मानव दुखी होता है। इसीलिए मानव को व्यवहार आयाम को समझने की ज़रूरत है। इसी व्यवहार आयाम को समझने के लिए शिक्षा में, जिसको हम लोग बिहेवियरल साइंसेस बोलते हैं, सोशल साइंसेस कहते हैं, ये सोशल साइंसेस और बिहेवियरल साइंसेस का जो मूल पर्पस था वो यही था कि मानव व्यवहार को समझा जा सके और मानव परस्परता में संबंध पूर्वक, सुखपूर्वक जी सके, न्यायपूर्वक जी सके। जी। So our third dimension is Vyavhar, which basically defines the behavior of a person, the relationship with the other people. We all know that as soon as a child is born, he actually forms a relationship with his mother. And this relationship and the trust that is bonded between a child and his or her mother would actually grow up, and this will create a bond with the complete family, which includes father, sister, brother. And if in case a parent is not able to understand the relationship with their child, for example, they don't have the knowledge how to deal with their child, there would be so many conflicts. This would create a problem for a parent to live with their child as well as for a child to live with their parent peacefully. Here we have different kinds of we have different levels where we can define our relationship with the other people. First one is the self behavior, like we have this a relationship where we call this its own name. We call that as Vyakti, where we have a relationship with our mother, like a child has a relationship with his or her mother. Then we have a relationship where there is a relationship between the sister and the brother. Then there is a relationship between a wife and a husband. Then the family of the father and the family of the mother. Then there is a relationship between the other people of the society. Then the other people of the other states, and then the other countries. If in case here all of these relationships are correlated to one another, as we already know that in nature everything is correlated, and likewise we can say that in case one relationship is disturbed, it will completely disturb the whole personality of that particular person. The mental peace, the physical well-being of that person will be completely disrupted. Because we all know that in the human world as well, every relation is correlated to one another. So we have to actually learn how to deal with different kinds of relationships in order to maintain a balance in the society as well as to live peacefully. And we all know that if in case a person who has not who did not get a good knowledge about how to deal with different kinds of people, who actually doesn't even know how to live with his or her family, how can he solve the problems of the complete family? Like how is he going to solve the conflicts of the country or of the world? It is not possible for that particular person. So these kind of people actually create problems for different countries, for different societies, and hence we get very adverse results. So in order to save us from such kinds of adverse results, it is important to learn some behavioral sciences which
मैंने अभी तक 3 आयामों को स्पष्ट किया है। पहला अनुभव आयाम है, जिसके बारे में मैंने कहा कि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य की समझ है या सह अस्तित्व की समझ है। इसी को हम लोग मोटे रूप में सह अस्तित्व कहते हैं। क्योंकि यदि हम नियम को समझने जाते हैं तो नियम क्या चीज़ है? नियम का मतलब होता है दो प्रकृति के बीच में जो रिलेशनशिप है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो दो प्रकृति के बीच में संबंध में गुरुत्वाकर्षण का नियम डिफाइन होता है। जैसे पृथ्वी में प्रकृति ऋतु संतुलन के रूप में नियम है, तो ऋतु संतुलन के रूप में नियम का मतलब है सूर्य के साथ या दूसरी जो प्लेनेटरी बॉडीज हैं उनके साथ जो पृथ्वी का संबंध है, उसी में ऋतु संतुलन जो है परिभाषित होता है। उसी में दिन और रात जो है परिभाषित होते हैं, उसी में ठंडी, गर्मी, बरसात आदि परिभाषित होते हैं। और ये जो भी क्रियाकलाप होता है इस पृथ्वी में व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में होता है। इसी को हम लोग प्राकृतिक नियम के रूप में पहचानते हैं। दूसरा जो बात है जिसको हम कह रहे हैं मानव मानव के बीच में संबंध है, उसको न्याय के रूप में पहचानते हैं। मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसको धर्म के रूप में पहचानते हैं। मानव का पूरे अस्तित्व के साथ जो संबंध है उसको सत्य के रूप में पहचानते हैं। और मैंने कहा कि ये अनुभव आयाम जब विचार में अभिव्यक्त होता है ना, रिफ्लेक्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है, तो विचार समाधान को प्राप्त होता है। और यदि विचार में समाधान होता है तो मानव का बौद्धिक आयाम तृप्त होता है, मानव स्वयं में सुख का अनुभव करता है। और इसी अनुभव और व्यवहार की जो अनुभव और विचार की जो समझ है, यदि वो मानव के व्यवहार में परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, मैनिफेस्ट होती है, तब व्यवहार आयाम में जीना बनता है, व्यवहार आयाम में तृप्ति आती है और मानव जो है सामाजिकता पूर्वक इस धरती पे सुखपूर्वक जी सकता है। इसके बाद जो चौथा आयाम है जिसके बारे में मैंने कहा कि वो व्यवसाय आयाम है। व्यवसाय आयाम का मतलब होता है मानव अपनी शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो प्राकृतिक ऐश्वर्य के ऊपर श्रम करता है। व्यवसाय का मतलब होता है अर्थोपार्जन के लिए मानव प्रकृति पे श्रम करता है। ये श्रम दोनों प्रकार से हम लोग देखते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में जो मानव प्रकृति में श्रम करता है, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में जो प्रकृति के साथ श्रम करता है। जैसे मिनरल से यदि हमको स्टील बनाना है तो हमको मिनरल को समझना होता है, मिनरल से स्टील बनाने का जो प्रोसेस है उसको समझना होता है। और यदि हम उसको समझ पाते हैं तभी हम उसका उत्पादन कर पाते हैं। इसीलिए ये कहा कि कोई भी उत्पादन जो है वो प्रकृति पर समझे बिना नहीं होता है। तो व्यवसाय आयाम का जो मूल प्रयोजन है वो अर्थोपार्जन है। अर्थ का मतलब जो मानव जाति में है वो तन, मन, धन के रूप में अर्थ होता है ना। तन को भी अर्थ मानते हैं, धन को भी अर्थ मानते हैं, मन को भी अर्थ मानते हैं, क्योंकि कोई भी उत्पादन बिना मन को लगाए नहीं होता है। यदि कोई अपने मन को यानी विचार को किसी उत्पादन प्रक्रिया में नियोजित नहीं करता है, वो उत्पादन नहीं कर पाता है। और उत्पादन नहीं कर पाता है तो मानव अभावग्रस्त रहता है, दरिद्रता का शिकार होता है, गरीबी आती है ना। तो यदि इससे मुक्त होना है तो मानव को उत्पादन प्रणालियों को समझना होता है। उत्पादन प्रणाली का जो विज्ञान है उसको समझना होता है। उस विज्ञान में जो तकनीकी का प्रयोग होता है उसको समझना होता है। उस उत्पादन करने के लिए जो प्राकृतिक नियम है उसकी समझना जरूरी होता है। जैसे यदि हमको खाद्यान्न पैदा करना है या सब्जी पैदा करना है तो हमको मौसम की समझ होना चाहिए, मट्टी की समझ होना चाहिए, मट्टी के नियम की समझ होना चाहिए, बीज कब अंकुरित होता है, बीज को कब पानी की आवश्यकता है, इसकी समझ होना चाहिए। यदि इनके नियमों की समझ होती है तो हम उत्पादन करने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने आयरन ओर से जो है स्टील बनाने की प्रोसेस में कहा कि यदि हमको उनके नियम की जानकारी होती है, प्रक्रिया की जानकारी होती है, उसकी प्रणाली की जानकारी होती है, तो हम स्टील का प्रोडक्शन करके अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। मानव में जो मूल रूप से शरीर की आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा, मकान के रूप में है, आहार, आवास और अलंकार के रूप में है। अलंकार के रूप में सारे संसाधन हैं जिनको हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं। उन सारे संसाधनों के लिए मानव में व्यवसाय का आयाम है। व्यवसाय का आयाम अर्थोपार्जन है। अर्थोपार्जन यदि आवश्यकता से अधिक होता है तो मानव में समृद्धि है। यदि अर्थोपार्जन आवश्यकता से कम होता है तो मानव में अभाव होता है। मानव अभाव में जीना नहीं चाहता है, मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। इसलिए हर मानव परिवार, समाज, हर राष्ट्र जो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना चाहता है। इसी को हम लोग जीडीपी के रूप में मेज़र करते हैं। इसी को समाज में समृद्धि के रूप में पहचाना जाता है। परिवार में आवश्यकता से अधिक
वस्तुओं के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं, जिसको हम लोग समृद्धि या संपन्नता या आवश्यकता से अधिक के भाव के रूप में हम लोग समृद्धि को पहचानते हैं। और ये जो भी समृद्धि होती है, जैसे कोई भी मानव जाति में जो भी आहार, खाद्यान्न, फल, सब्जी आदि, दूध आदि हम जो भी पैदा करते हैं और जो भी संसाधनों का विकास करते हैं, इसका मूल प्रयोजन क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि जीव जानवर तो नहीं करते हैं, लेकिन वो भी जीते हैं। फिर मानव के अंदर जो है उत्पादन की क्षमता अतिरिक्त है, जो जीव जानवरों के अंदर नहीं है। कोई भी जानवर खेती नहीं कर सकता है, कोई भी जानवर पेड़ नहीं लगा सकता है। पेड़ लगाने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका होती है, लेकिन वो खेती नहीं कर सकता, उत्पादन का काम नहीं होता। उत्पादन का मतलब होता है जहाँ मानव का श्रम लगता है। यदि मानव श्रम लगता है तभी वो उत्पादन है। यदि वो जंगल में नैसर्गिक रूप से उपजता है, उसको उत्पादन नहीं कहते, वो संपादन क्रिया है जो प्रकृति करती है। तो प्रकृति में संपादन होता है। जब मानव प्रकृति में श्रम करता है तो उसमें उत्पादन होता है। उत्पादन का प्रयोजन जो है वो तन मन धन रूपी जो अर्थ है उसका उपार्जन करना होता है। तन मन धन रूपी अर्थ के साथ जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना होता है। शरीर की आवश्यकता यदि आवश्यकता से अधिक मानव जाति उपार्जित कर पाती है या कोई परिवार उपार्जित कर पाता है, वो परिवार समृद्ध होता है। यदि समाज उपार्जित कर पाता है, समाज समृद्ध होता है। यदि कोई राष्ट्र आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाता है, वो राष्ट्र समृद्ध रहता है। यदि पूरी मानव जाति आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है तो वो समृद्ध हो सकती है। हर मानव समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, और समाधान कहाँ आता है? विचार आयाम और व्यवहार आयाम में उसके जीने में प्रमाणित होता है। यदि विचार आयाम में समाधान नहीं है तो व्यवहार आयाम में जीना नहीं बनता है, व्यवहार आयाम समस्याग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार से विचार और व्यवहार आयाम में जो समाधान है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत अनुभव आयाम है। अनुभव आयाम का मतलब मैंने आपको बताया, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य और सह अस्तित्व की समझ। इसको हम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज है मानव जाति का, जो हजारों साल के शिक्षा और अनुसंधान और शोध के माध्यम से मानव जाति ने अर्जित किया है। यही मानव जाति की पूंजी है। इसी पूंजी के आधार पे मानव अपने बौद्धिक समृद्धि को या बौद्धिक समाधान को पाता है। यही बौद्धिक समाधान जब व्यवहार में उतरता है तो उसको न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में सामाजिकता कहते हैं। तो सामाजिकता के रूप में व्यवहार आयाम का जो तृप्ति है उसी को न्यायपूर्ण संबंध कहते हैं। यदि अतृप्ति है तो वो अन्याय ही उसका मूल कारण होता है। और चौथा आयाम मैंने आपको बताया व्यवसाय आयाम है। व्यवसाय आयाम का मतलब है अर्थोपार्जन करना। मानव अर्थोपार्जन क्यों करता है? क्योंकि शरीर की आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। शरीर की आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान है, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण है, जिसको हम लोग टेलीविज़न कह रहे हैं या टेलीफोन कह रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के जो भी साधन है उनको कह रहे हैं, वो भी मानव की आवश्यकता है। तो दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण के रूप में है, आहार, आवास, अलंकार के रूप में है। इनकी पूर्ति के लिए मानव में व्यवसाय आयाम है। व्यवसाय आयाम का प्रयोजन जो है अभाव से मुक्त होना है और समृद्धि को प्राप्त करना है। समृद्धि को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें प्राकृतिक नियम की समझ है, प्राकृतिक नियमों की समझ है, उसकी प्रक्रिया की समझ है, प्रणाली की समझ है। जिसको मैंने कहा कि यदि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है तो आपको बीज की समझ होना चाहिए, मट्टी की समझ होना चाहिए, मौसम का समझ होना चाहिए, कौन सा बीज जो है किस ताप में लगता है, किस कोई खेती जो है ठंड में होती है, कुछ गर्मी में होती है, कुछ बरसात में होती है। तो ऋतु संतुलन की समझ होना चाहिए। ऋतु के साथ बीज का क्या संबंध है, इसकी समझ होना चाहिए। यदि ये समझ होती है और फिर इसमें लगने वाली तकनीकी की भी समझ होना चाहिए। जैसे बीज को कितनी गहराई तक ले जाना है, जैसे हम ट्रैक्टर से बीज डालते हैं या हल के द्वारा बीज डालते हैं, यदि बीज ज़्यादा गहराई में चला गया तो वो उसमें जो है उसमें उत्पादन नहीं हो पाता है, अंकुरण नहीं होता है। अंकुरण के लिए उसको एक निश्चित गहराई पे, निश्चित ताप में, निश्चित पानी की आवश्यकता होती है। इसी को हम कह रहे हैं कि संतुलन की समझ होना चाहिए, नियंत्रण की समझ होना चाहिए। यदि ये समझ होती है तभी हम उत्पादन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्राकृतिक नियमों की समझ होना चाहिए। जैसे अभी मानव जाति ने क्या किया है, प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके उत्पादन किया है। उसके कारण से क्या हुआ है कि सारा उत्पादन जहर युक्त हो गया है,
खाने पीने में, दूध में, फल में, सब्जी में, सब में जहर हो गया है। और फिर ये जहर जो है वो मानव के खाद्यान्न के माध्यम से उसके शरीर में जाता है, जो रोग जन्म देता है, रोग को जन्म देता है। तो एक समस्या तो ये हुई कि हमने जो पेस्टिसाइड का, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो उपयोग किया है, उसके कारण से हमारे जो खाद्यान्न हैं उनका पोषक तत्व कम हुआ है और उनमें जहर की मात्रा या रसायनों की मात्रा बढ़ गई है। और वो जहर इतना हो गया है जिसको शरीर नहीं पचा पा रहा है। वो रसायन इतने हो गए हैं जिन रसायनों को शरीर में पचाने की क्षमता नहीं है, या उसका इम्यून सिस्टम उनको पचा नहीं पा रहा है। उसके कारण से शरीर के अंग अवयव जो है रोगग्रस्त हो रहे हैं। किडनी फेलवर हो रही है, लीवर फेलवर हो रहा है, पेंक्रियाज का फेलवर की घटनाएं हो रही हैं, हार्ट फेलवर की घटनाएं हो रही हैं। उसका मूल कारण है कि खाद्यान्न प्रणाली जो है वो जहर युक्त हो गई है। और यही जहर शरीर में जाके शरीर के सिस्टम में, शरीर के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जाके अव्यवस्था को जन्म देता है, डिसऑर्डर को क्रिएट करता है। जैसे कैंसर है, कैंसर एक प्रकार का डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब है कि जो प्राण कोशा का जो नेचुरल बिहेवियर है उसको भूल कर वो एक प्रकार से डिसऑर्डर में चली जाती है। डिसऑर्डर में चली जाने से वो एक कैंसरस ग्रोथ के रूप में विकसित होती है और वो शरीर के सिस्टम को डैमेज कर देती है और इसलिए मानव की मृत्यु हो जाती है। तो मूल काम, जो मूल समझ है व्यवसाय आयाम की, इसके अभाव के कारण ही हमारी खाद्यान्न प्रणाली है प्रदूषित हो रही है। मुझे लगता है इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। So there are few laws between the nature, in the nature, sorry. Likewise, we have different laws in the human world as well. And if we are not able to move on with in relation with the laws that are present in the human world, we would not be happy, we would not be peaceful. Now coming back to our fourth dimension, that is the Vyavasai, which is basically which gives us an idea about how to fulfill the basic needs of a human, and for that, how is he dependent on the nature and how he works and learn the few other things from the nature. See, if we want to get a product out of the nature, it is very important for a person to work with complete heart, mind and physique. We should have a good knowledge of everything and anything that we are going to work with in the nature. And if in case, for example, a person is having a very good and a complete knowledge of whatever he is going to work with, he would be getting a lot of profit. Let's just say an example of one single human being. For example, if you are having a very good financial condition, you would be living a very good stable life. You would be not only you would be fulfilling not only your basic needs but also some of the other needs which are not actually necessities, which comes into some luxurious things like cars, like a good house, many different vacations, etc. But if you are not having a very good financial condition, then you would be dealing with some other confusions as well. And this is completely correlated to the GDP of the country as well. You can just have a relation with it. Now, we can also say that Vyavasai is completely correlated to Vichar aspect. Because if a person is having a very good and a very useful behavior and is having a very good relation with the other people as well, then he would be having a very good knowledge of how to do different works in different industries, how to deal with different kind of people, how to work with them and without any kind of confliction. Now, right now, what actually happening in the industries is that innovation is being done, but at the cost of nature environment, which is leading to many hazardous diseases, physical problems, etc. So we can't just ignore this fact. If we want to do anything innovative in this world or beyond, it is very important to keep in mind that we cannot make any kind of imbalance in the nature. We have to make a balance in the nature and then only proceed to any kind of innovation or any kind of innovation. So I hope this is clear. बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इसको ब्रीफ में लोगों को समझ में आया होगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हिंदी नहीं समझते हैं, ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जामिया में बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या साउथ से आते हैं, उनके लिए ये समझ
समस्या तो हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो मैंने कहा कि मानव में 4 आयाम हैं, विचार का आयाम है, व्यवहार का आयाम है और व्यवसाय का आयाम है, और इस सबके मूल में है ना अनुभव का आयाम है। अनुभव ही विचार में अभिव्यक्त होता है, विचार ही व्यवहार में संप्रेषित होता है, और अनुभव, विचार, व्यवहार जो है ये तीनों जो है व्यवस्था में जाके यानी व्यवसाय आयाम में प्रकाशित होता है। मानव में अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन ये 3 क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अभिव्यक्ति किसकी होती है? तो अनुभव आयाम की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मानव क्या बोलेगा, जो समझा हुआ होगा वही बोलेगा, यदि नहीं समझा है तो ना समझी को बोलेगा। तो उसमें जो अभिव्यक्त होने वाली वस्तु है वो समझदारी है। यदि समझदारी नहीं होती है तो वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, वो कुछ भी बोलता है। जो भ्रमित विचार होता है, भ्रमित विचार में कुछ अभिव्यक्ति नहीं होती। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जिसमें समाधान अभिव्यक्त होता है, न्याय अभिव्यक्त होता है, ज्ञान अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार से अभिव्यक्ति जो है वो विचार आयाम से जुड़ती है। तो ये जो अभिव्यक्ति है, अनुभव की जो अभिव्यक्ति है, जब वो व्यवहार में आती है उसको संप्रेषणा कहते हैं। संप्रेषणा का मतलब जब हम संबंध निर्वाह करते हैं तो संबंध निर्वाह बिना बोले नहीं कर सकते, हमको बोल के ही करना होता है। इसलिए यदि संप्रेषणा की समझ नहीं होती है तो संबंधों में मिसकम्युनिकेशन होता है ना। संबंध में संप्रेषण नहीं होने से कम्युनिकेशन गैप होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, या मिसकम्युनिकेशन होता है, और उसके कारण से संबंध बिगड़ जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, संबंध में जीना नहीं बनता है। इसलिए कम्युनिकेशन को सीखना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन किसका? जो समाधान है, जो सही है, जो सत्य है ना, जो जीने के लिए जरूरी है, जो मेरे अपने अंदर का भाव है, जो मेरे अंदर का स्नेह है, प्रेम है ना, मेरे अंदर जो विश्वास है, सम्मान है, वह संप्रेषित होने से संबंध में स्थिरता आती है, संबंधों में विश्वास बनता है। यदि इसकी जगह ईर्ष्या, द्वेष कम्युनिकेट हो जाता है, या भ्रम कम्युनिकेट हो जाता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो अविश्वास बनता है। अविश्वास में मानव दुखी होता है, विश्वास में मानव सुखी होता है। हर मानव विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। हर रिलेशनशिप में यदि विश्वास होता है तभी सुख होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जितना विश्वास होता है उतना ही सुख होता है। यदि विश्वास की कमी होती है तो सुख की कमी होती है, विश्वास पूरा होता है तो सुख पूरा होता है। इसलिए विश्वास को समझने की जरूरत है। विश्वास क्या चीज़ है? तो प्रकृति में जो नियम है, प्रकृति में जो सिद्धांत है, प्रकृति में जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, यदि उसकी समझ होती है, उसको हम लोग कहते हैं, यदि वास्तविकता की, यथार्थता की, सत्यता की समझ होती है तभी विश्वास होता है। तो समझदारी के रूप में विश्वास होता है, नासमझी के रूप में अविश्वास होता है। यदि हमको जीवन क्या है, क्यों है, कैसे इसकी समझ है तो जीवन पे विश्वास होता है। मानव क्या है, क्यों है, कैसे इसकी समझ है तो मानव पे विश्वास होता है। प्रकृति क्या है, क्यों है, कैसे इसकी समझ होती तो प्रकृति पे विश्वास होता है। इसी प्रकार से अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है इसकी समझ होती तो अस्तित्व पे विश्वास होता है। यदि ये समझ नहीं होती तो इसलिए समझ के जीना होता है, जिसको हम लोग व्यवहार और व्यवसाय आयाम कह रहे हैं। व्यवहार और व्यवसाय आयाम में समझ के जीना होता है। तो जो समझ का क्षेत्र है उसको अनुभव और विचार आयाम कहते हैं। अनुभव और विचार आयाम को सम्मिलित रूप से ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। ज्ञान ही जो है जब जीने में आता है तो उसको विवेक कहते हैं, और जब ज्ञान और विवेक जो है व्यवसाय आयाम में उतरता है व्यवस्था के रूप में तो उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो मूल प्रयोजन है, विज्ञान का जो मूल पर्पस है वो अर्थोपार्जन ही है। अर्थोपार्जन का मतलब मैंने कहा कि तन मन धन का सदुपयोग है। दूसरा जो व्यवसाय आयाम का प्रयोजन क्या है, तो अर्थोपार्जन के अलावा जो प्रयोजन है वो सामाजिकता का निर्वाह करना है। आदमी उत्पादन क्यों करना चाहता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, पैसा कमाता है, या व्यापार करता है, पैसा कमाता है, या खेती करता है, पैसा कमाता है। पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि वो संबंध निर्वाह करना चाहता है, क्योंकि वो सामाजिकता का निर्वाह करना चाहता है। इसका मतलब है व्यवसाय आयाम भी व्यवहार आयाम के लिए पूरक है। क्योंकि यदि संबंध का निर्वाह केवल मुंह से बोल के नहीं होता है, बच्चे की रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है,
हर मानव की रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। इसलिए जो व्यवसाय आयाम में जो अर्थोपार्जन होता है वो सामाजिकता के निर्वाह में यदि नियोजित होता है तभी वो सफल होता है, और यदि वो संग्रह के रूप में जाता है तो वो कैपिटलिज्म को जन्म देता है, वो संग्रह प्रवृत्ति को जन्म देता है, और संग्रह प्रवृत्ति जो है वो समस्या का कारण होती है, क्योंकि संग्रह लोभ से युक्त होता है, लोभ शोषण से युक्त होता है, शोषण अपराध से युक्त होता है, अपराध जो है वो विरोध का कारण होता है, विरोध होता है तो द्रोह होता है, द्रोह होता है तो विद्रोह होता है, विद्रोह होता है तो युद्ध होता है, हिंसा होती है, लड़ाई होती है। इसलिए संग्रह जो है वो कभी भी मानव जाति में अच्छा नहीं माना गया है। यदि आदर्शवादी परंपराओं में देखा जाए तो जो भी वेदांत है या जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, या जो भी एब्राहिमिक फिलॉसफीज हैं, वो सब भी संग्रह के पक्ष में नहीं है, समृद्धि के पक्ष में तो हैं। समृद्धि का मतलब है कि हमको जितना लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा होना, लेकिन जब वो किसी जगह एक्युमुलेट हो जाता है तो वो कैपिटलिज्म को जन्म देता है। कैपिटलिज्म का मतलब है कि जो पूंजी इकट्ठी हो गई है और सामाजिकता में नियोजित नहीं हो रही है, राष्ट्रीयता में नियोजित नहीं हो रही है, सह अस्तित्व में नियोजित नहीं हो रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका नियोजन नहीं हो रहा है, वो कहीं पर एक्युमुलेट होती जा रही है, और उसके कारण से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। उसका मूल कारण है कि जो अर्थोपार्जन हमने किया है वो सामाजिकता में नियोजित नहीं हो रहा है, संबंध निर्वाह में नियोजित नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यवसाय आयाम है वो व्यवहार आयाम का पूरक है। इसी प्रकार से जो व्यवहार आयाम है वो व्यवसाय आयाम का पूरक है। कोई भी उत्पादन एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर प्रकार का उत्पादन, चाहे आपको गाय से दूध निकालना हो, या आपको सब्जी पैदा करना हो, या आपको खाद्यान्न पैदा करना हो, एक से अधिक लोग मिलकर ही उत्पादन कर पाते हैं। तो व्यवहार आयाम लोगों के बीच में एकत्व को, एकता को, सामरस्यता को, एक सूत्रता को स्थापित करता है। और यह जो परिवारगत एकता होती है या परिवारों की परस्परता में जो एकता होती है वो उत्पादन में सहजता को पैदा करती है। और यदि उत्पादन सहजता से, सहअस्तित्व विधि से उत्पादन होता है तो वो सामाजिकता में नियोजित होता है। सामाजिकता में नियोजित होने से समृद्धि जो है वो सुलभ हो जाती है। अभी समृद्धि सुलभ नहीं है, वो कुछ लोगों के पास स्वत्व है, और यदि वो स्वत्व के रूप में केवल संग्रह में है तो उनमें असामाजिकता को जन्म देता है, और यदि वो संग्रह में नहीं है, नियोजित होती है, तो वो समृद्धि सामाजिकता को जन्म देती है। इस प्रकार से व्यवहार और व्यवसाय आयाम परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं, एक दूसरे की समृद्धि का कारण है, एक दूसरे को समाधानित करते हैं। इस तरीके से व्यवहार और व्यवसाय आयाम को समझा जा सकता है। मैंने आपसे ये कहा कि जो व्यवहार आयाम है उसको हम विवेक का आयाम बोलते हैं, और जो व्यवसाय आयाम है उसको विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव में ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक जीना होता है। ज्ञान का संबंध अनुभव और विचार आयाम से है, व्यवहार का संबंध जो है वो विवेक से है, और विज्ञान का संबंध उत्पादन के साथ है। इन तीनों में, ज्ञान, विवेक, विज्ञान में यदि एक सूत्रता है, एक तारतम्यता है, एक कनेक्टिविटी है, तो पूरी मानव जाति सुखी होती है और इस धरती पे अनंत काल तक सुखपूर्वक जी सकती है, बिना किसी अभाव के, बिना किसी दरिद्रता के, बिना किसी समस्या के अनंत काल तक इस पृथ्वी पर जी सकती है। यदि ज्ञान के बिना विवेक होता नहीं है, और ज्ञान और विवेक के बिना विज्ञान जो है वो समस्या का कारण बनता है, जैसा अभी बन गया है। तो विज्ञान की क्रिया को यदि हम पूरी पृथ्वी पे देखें तो उत्पादन तो उसने प्रचुर कर दिया है, उत्पादन की गुणात्मकता को बढ़ा दिया है, उसकी मात्रात्मक वृद्धि कर दी है, लेकिन उसमें सामाजिकता की समझ नहीं होने के कारण से जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी इंडस्ट्री प्राकृतिक असंतुलन का कारण हो रही है। और जैसा स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि यदि इसी प्रकार की प्रवृत्तियां मानव में बनी रहती हैं तो मानव इस धरती पर ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। तो यदि मानव को इस धरती पर अधिक समय तक जीना है तो हमको प्राकृतिक नियमों के अनुकूल, प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करना होगा, और उत्पादन प्रणालियों से जो अर्थोपार्जन है उसको सामाजिकता में नियोजित करना पड़ेगा। यदि ये सामाजिकता में नियोजित होता है तभी मानव अनंत काल तक इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जी सकता है।
जी फातिमा जी। Okay, sir. Yes, sir. So, as we know that all the three dimensions, vichar, vyavhar, and vyavhar, are completely dependent upon the first dimension, which is anubhav, which is basically our experience. Experience gives us the knowledge on how to deal with others. Now, if we want to express ourselves to the others, we can't do it without words. So basically, some knowledge and education is also very important. Now, what is trust? We all know that trust is very important in any kind of relationship. But what exactly it is? Trust is basically a person's own understanding. Like, how is a person able to understand other things? How is a person able to define other things? And how is a person able to define the things to others? If this understanding is not there, we can't deal with the professional problems as well. A relationship is not only a bond with the words, but when the basic needs of a person are fulfilled, it also makes a relation with others. Basic include the needs of clothing, the needs of housing, the needs of food. Now, the lack of understanding and the trust leads to many imbalances, which includes capitalism, which as well as other problems, which leads to economical depreciation or impairment. So we can say that the two ayams, which are Vyavhar and Vyavasai, are completely interrelated to one another. For example, if a person is having a knowledge on how to deal with others, how to manage the problems of different people, how to have a relationship with different other kinds of people, then he would be having a very balanced and a very smooth life in the professional world as well. And as we all know that we cannot live on this world for long if we are imbalanced, if we are doing anything against the nature. So in order to live long in this world, we have to keep this thing in mind that nature balance is very important. So do whatever you like, you make any kind of innovation, but please keep in mind that you have to maintain a balance with the nature. बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है समय हो रहा है, मैं थोड़ी सी बात और करके इसको अपने लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि यदि किसी वैल्यू सिस्टम को समझना है तो हमको मानव को पूरा समझना होता है, मानव की संपूर्ण गतिविधियों को समझना होता है। तो मैंने कहा कि यदि मानव को डिफाइन करते हैं तो उसके शरीर की एक आवश्यकता है, दूसरी उसकी मैं की या जीवन की आवश्यकता है। जीवन का मतलब जो जीने वाला है, शरीर नहीं जीता है, शरीर के माध्यम से जीने वाला मैं हूँ। मैं की आवश्यकता जो है वो समझदारी के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, वो विश्वास सम्मान प्रेम स्नेह के रूप में है, न्याय धर्म सत्य के रूप में है, या व्यवस्था के रूप में है, क्योंकि व्यवस्था में हर मानव जीना चाहता है, व्यवस्था में कोई जीना नहीं चाहता। तो इसलिए यदि दोनों आवश्यकताएं पूरी होती हैं तभी मानव में सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है। यदि मानव में एक आयाम पूरा होता है, केवल शरीर की आवश्यकता पूरी होती है तो भी उसमें अतृप्ति होती है, और केवल मैं की आवश्यकता पूरी होती है तो भी अतृप्ति होती है। इसलिए मानव में तृप्ति के लिए इन दोनों आयामों पे काम करना होता है, जो पूरी मानव जाति कर रही है ना। जो पूरी मानव जाति में यदि हम पूरी मानव जाति को समझते हैं तो इन दोनों आयामों में जी रही है। फिर मैंने कहा यदि इनको मानव की गतिविधियों में देखते हैं, क्रियाकलाप में देखते हैं, तो इसमें चार आयाम हैं, अनुभव है, विचार है, व्यवहार है, व्यवसाय है। अब इसके यदि अंतर संबंध को देखते हैं, यदि मानव जाति में अनुभव की समझ है तो हम कहते हैं कि विधि की समझ है। विधि क्या होता है कि जो नियति के अनुकरण में जो क्रियाकलाप होती है उसको विधि कहते हैं। तो विधि का मतलब है जो नियम के रूप में है, न्याय के रूप में है, धर्म के रूप में है, सत्य के रूप में है, सहअस्तित्व के रूप में है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको विधि कहते हैं। विधि जब विचार में अभिव्यक्त होती है उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब है जो विधि है, जो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में है, यह जब विचारधारा में या विचार में अभिव्यक्त होती है मानव परंपरा में, मानव जाति में, तब वो संस्कृति है। और जब विधि और संस्कृति मानव के व्यवहार में परावर्तित होती है, मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, तो उसको सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब होता है संबंधों में जीने की समझ।
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में यदि संबंधों में जीने की समझ है तो हम कहेंगे मानव जाति सभ्य है। यदि परिवार सभ्य है तो किस अर्थ में सभ्य है कि वो संबंधों में उनमें जीने की समझ है। यदि कोई परिवार के साथ कोई समाज सभ्य है तो समाज सभ्य का मतलब है कि समाज आपस में संबंध पूर्वक जी पा रहा है। यदि समाज में लड़ाई झगड़े हैं, द्वेष है, हिंसा है, ईर्ष्या है ना, एक प्रकार की अंधी प्रतिस्पर्धा है, द्वेष है, तो हम कहेंगे समाज जी नहीं पा रहा है, यानी संबंध की समझ नहीं है, यानी सभ्य नहीं है, असभ्यता है। तो सभ्यता ही सामाजिकता के रूप में रहती है। तो व्यवहार आयाम में सभ्यता स्पष्ट होती है, सभ्यता प्रकट होती है। और जिसको हम व्यवसाय आयाम कहते हैं, इसमें व्यवस्था स्पष्ट होती है। व्यवस्था का क्या मतलब होता है? यदि हम व्यवस्था शब्द को समझने जाएं तो यदि किसी भी क्रियाकलाप में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है तो व्यवस्था है। यदि नियम नहीं है, नियंत्रण नहीं है और संतुलन नहीं है तो अव्यवस्था है। असंतुलन जो है अव्यवस्था है, अनियंत्रण जो है अव्यवस्था है, और निश्चित आचरण नहीं है तो अव्यवस्था है। यदि हमको व्यवहार और व्यवसाय की समझ नहीं है, हमारा आचरण निश्चित नहीं है, तो व्यवहार और व्यवसाय जो है वो अनियंत्रित होगा, अनियंत्रित होगा तो अव्यवस्था का कारण बनेगा। मानव में 3 प्रकार से व्यवस्था देखने को मिलती है। एक अर्थव्यवस्था है, दूसरी राज्य व्यवस्था है, और तीसरी जो है जिसको हम लोग धर्म व्यवस्था कह रहे हैं। यहाँ पर मैं धर्म शब्द का उपयोग किसी इंस्टीट्यूशनल रिलीजन के अर्थ में नहीं कर रहा हूँ। तो किस अर्थ में कर रहा हूँ मैं स्पष्ट करता हूँ। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मानव के शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, और जो मैंने कहा प्रकृति में श्रम नियोजन पूर्वक होता है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो भी तन मन धन का उपार्जन होता है, यदि उसका सदुपयोग होता है तो वो धर्म व्यवस्था है, और यदि उसकी सुरक्षा होती है तो राज्य व्यवस्था है। तो सारी जो धर्म व्यवस्था है उसका मूल प्रयोजन है तन मन धन की का सदुपयोग। यदि तन का, मन का, धन का सदुपयोग होता है तो वो धर्म व्यवस्था है, और यदि तन और मन और धन की सुरक्षा होती है तो राज्य व्यवस्था है। इसलिए दुनिया की सभी राज्य व्यवस्थाएं जो हैं वो सुरक्षा के अर्थ में ही राज्य व्यवस्था के रूप में डिफाइन होती हैं। इसलिए जो व्यवसाय आयाम है, जिसको हम बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, उसका जो ह्यूमन बिजनेस एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, उसका जो मूल प्रयोजन है वो सिस्टम को क्रिएट करना है। और मैंने कहा कि सिस्टम जो है वो 3 प्रकार से क्रिएट होता है। एक इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में है। इकोनॉमिक सिस्टम में ही जो उसका सदुपयोगिता वाला पक्ष है उसको हम कह रहे हैं कि वो सदुपयोगात्मक व्यवस्था है, और उसका जो सुरक्षात्मक पक्ष है जिसमें तन मन धन की सुरक्षा से संबंधित जो है विधि नीति की पहचान होती है, आचरण की पहचान होती है, उसको सुरक्षा पक्ष कहते हैं। इन्हीं को मैंने कहा अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और धर्म व्यवस्था, इन तीनों को मिला के हम लोग व्यवस्था कहते हैं। तो हर मानव व्यवस्था में जीना चाहता है। व्यवस्था का प्रयोजन क्या है? व्यवस्था का प्रयोजन होता है शिक्षा सुलभ हो जाना, चिकित्सा सुलभ हो जाना, उत्पादन सुलभ हो जाना, विनिमय सुलभ हो जाना, न्याय सुरक्षा सुलभ हो जाना। क्योंकि मानव व्यवस्था पूर्वक क्या करता है? मानव मूल रूप से 5 काम करता है व्यवस्था पूर्वक। क्या काम करता है? शिक्षा संस्कार एक काम करता है, न्याय सुरक्षा दूसरा काम करता है, उत्पादन कार्य तीसरा काम है, उत्पादित वस्तु का विनिमय और उसका कोष बनाना है ना, उसके वेयर हाउसेस बनाना है ना, स्टोर करना, उसका स्टोर करना है ना, उसको मैं कह रहा हूँ विनिमय कोष। तो विनिमय कोष एक कार्य है। और 5वां काम है स्वास्थ्य संयम व्यवस्था। स्वास्थ्य संयम व्यवस्था, तो ये मूल रूप से 5 काम हैं। इसमें बुनियादी रूप से जो व्यवस्था का काम है वो शिक्षा संस्कार का है। जो शिक्षा संस्कार पूर्वक विचार में समाधान आता है, और यदि विचार में समाधान होता है तो परिवार में जीना बनता है। परिवार में जीना बनता है तो न्याय सुरक्षा होती है। यदि परिवार में जीना नहीं बनता, समाज में जीना नहीं बनता, तो न्याय नहीं होता है, तो सुरक्षा नहीं होती। तो इसलिए शिक्षा जो है वो बुनियादी चीज़ है। यदि शिक्षा संस्कार सफल होता है, न्याय सुरक्षा सफल होती है, और उत्पादन कार्य सफल होता है, और विनिमय का मूल प्रयोजन रहता है
कि जो भी आवश्यक उत्पादन है वो परस्पर एक दूसरे के लिए विनिमय विधि से सुलभ हो जाता है। तो विनिमय जो है वो समृद्धि सुलभता, उत्पादन सुलभता के अर्थ में विनिमय व्यवस्था होती है। तो ये चारों आयाम यदि सुचारू रूप से चलते हैं तभी मानव मन स्वस्थता को और शरीर स्वस्थता को पा पाता है, जिसको हम लोग स्वास्थ्य संयम कह रहे हैं। स्वास्थ्य को यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के रूप में बोला है और संयम को जो है शरीर के अलावा जो मन का जो पार्ट है उसके स्वास्थ्य, जिसको मन स्वस्थता भी बोलते हैं, जिसको हेल्दी माइंड भी बोल सकते हैं। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यदि उत्पादन प्रणालियाँ जहर से भरी हुई हैं तो आदमी इंडिविजुअल आदमी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको पानी तो चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको फल चाहिए, सब्जी चाहिए, खाद्यान्न चाहिए। जो बाजार में, जो समाज में उपलब्ध होगा वही मिलेगा, और यदि आप उसको खाएंगे तो शरीर को रोगग्रस्त करेंगे। इसी प्रकार से हर आदमी संबंध में ही जीता है। यदि संबंधों में न्याय नहीं है, जीने की समझ नहीं है, तो संबंध में दुख होता है। संबंध में दुख होता है तो मन अस्वस्थता होती है। इसलिए मन स्वस्थता के लिए व्यवस्था आयामों में या व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में शिक्षा संस्कार सुनिश्चित करना होता है, न्याय सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, उत्पादन कार्य को सुनिश्चित करना होता है, उत्पादन के साथ विनिमय व्यवस्था को सुनिश्चित करना होता है। अभी विनिमय व्यवस्थाएं जो हैं वो लाभ के चक्कर में आके संग्रह में फंस गई हैं, और यदि वो संग्रह में फंस गई हैं इसीलिए समस्याओं को पैदा कर रही हैं, और इसलिए अमीरी गरीबी के रूप में खाई बनती जा रही है। अमीरी गरीबी के बीच में जो है विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, और यही द्रोह विद्रोह ही अपराध को जन्म देता है। तो अपराध भी इसीलिए जन्म लेता है क्योंकि हमको इन व्यवस्थाओं की समझ नहीं है। हम इन समझ को शिक्षा संस्कार के माध्यम से इसका लोग व्यापीकरण नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जो है उसकी आवश्यकता है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के शिक्षा की आवश्यकता है, और इसीलिए AICTE ने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के कंपोनेंट को इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेस हैं उसमें एक कंपलसरी प्रोग्राम के रूप में इसको रखा है। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ कहा है उसको फातिमा जी जो है 2-3 मिनट में आपको कम्युनिकेट कर देंगे, और इसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त दूँगा। So, the summary of the session is, if we want to understand the human value system, then we need to understand the human value. Basically, a human has 2 dimensions. First one is the body dimension, which includes all the clothing, housing, fooding, etc. And second one is I dimension. I basically includes I, me or myself, which in Hindi we say main, which includes knowledge, justice, understanding with relationships with others, etc. Now, they are subdivided into different dimensions, that is Anubhav, Vichar, Vyavhar and Vyavhar. We already know that the 3 dimensions, that is Vichar, Vyavhar and Vyavhar, are correlated and completely dependent upon the first dimension, which is Anubhav. Now, here we should have a complete and a very healthy knowledge of all these 4 dimensions if we want to make a world cruel-free, cruelty-free. If we want to make a world crime-free, politics-free, then we have to implement all these 4 dimensions properly in our lives. And along with that, we have to maintain the 3 arrangements as well. These 3 arrangements basically includes the Arthvyavastha, Vidhan Vyavastha and the Raj Vyavastha. Arthvyavastha, which actually tells us about the economy, where we are able to meet the basic needs which a person needs to live his or her life peacefully. The Dharma Vyavastha, which is basically called as the theology, where we are able to protect and keep these needs properly. And the Raj Vyavastha, which is called as the politics or the polity, which is when a person is healthy, wealthy, and when a person is in the state of health, wealth and well-being. So, and in that condition, he can live his life peacefully without any kind of cruelty in the world. If these 4 ayams along with these arrangements are implemented properly, then we can get a good mental as well as a physical health. बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मोहम्मद साहिब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे अवसर दिया, आपकी यूनिवर्सिटी ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी सर बात पार्टिसिपेंट ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जी जी जरूर। अंशु भार्गव Thank you, sir. क्वेश्चन हिंदी में पूछिए, हिंदी में। थैंक यू सर। सर रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो लिमिटेड है, लेकिन जो डिमांड है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है सर। तो हम इन दोनों के बीच में सामयिकता कैसे स्थापित कर सकते हैं? आप ये बताइए, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता सीमित है या असीमित है? और यदि रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता सीमित है और प्रकृति में इसकी प्रचुरता है या कमी है, तो मुझे लगता है ये एक मिसकंसेप्शन है। आदमी जो है ना, आदमी के अंदर जीव जानवरों से ज़्यादा उत्पादन की क्षमता है, और आदमी जो है जीव जानवरों की तुलना में 1% भी नहीं है। यदि हम पूरे इस पृथ्वी के जीव जानवरों की गणना करें और आदमी की आबादी देखें तो शायद 1:99 का रेशियो भी नहीं आएगा, शायद आदमी इससे कमी होगा। हम लोग अभी जिन वनस्पतियों को खाद्यान्न को पहचानते हैं वो थोड़ी सी चीज़ें ही हैं, लेकिन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। इसलिए हमको रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है। केवल ये जो कमी है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से है, ना समझी के कारण से है। हमको यदि कपड़े का प्रयोजन समझ में नहीं आता है, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, हम यदि खाने के प्रयोजन को नहीं पहचानते हैं तो हमारा खाना ख़त्म नहीं होता, कपड़ा ख़त्म नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप जूते क्यों पहनते हैं, यदि आपको जूते पहनने का पर्पस नहीं पता है, आप दूसरे का जूता देख के अपना जूता तय करते हैं, तो आपके जूतों की संख्या बढ़ती जाएगी, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कोई भी इकोनॉमी जो है उसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती है। लेकिन यदि आपको जूते का पर्पस समझ में आ जाए कि जूता पैर की सुरक्षा के लिए है ना, आपको कोई भी काम करना है उसमें आपके पैर में कोई चोट नहीं लग जाए, उसमें कोई ठंड नहीं लग जाए, उससे बचने के लिए जो है जूते का उपयोग है, तो आपका जूता सीमित हो सकता है, 2, 3, 4, 5 में आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप दूसरे का जूता देख के अपना जूता तय करते हैं तो आपको हर हफ्ते जो है जूते बदलने पड़ जाएंगे। हो सकता है कि सुबह दोपहर शाम भी आपको जूते और कपड़े बदलना पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से खाद्यान्न है, खाद्यान्न का मूल प्रयोजन है शरीर का पोषण करना, और यदि आप शरीर के पोषण को छोड़ के स्वाद के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई भी इकोनॉमी या कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम जो है आपके स्वाद को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसको हम लोग हजारों साल पहले पहचान चुके हैं। लेकिन यदि आप शरीर के पोषण के अर्थ में आहार का चयन करते हैं तो बहुत सीमित आहार की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, और यदि आहार को स्वाद के आधार पर तय करते हैं तो आप कितना भी खाते हैं, कितनी भी दुकानों में जाते हैं, वो आपको कमी पड़ता है। हम लोग इस सब का प्रबोधन करते हैं। यदि कभी ऐसा अवसर होगा तो हम आपको समझा सकते हैं कि आवश्यकताएं जो हैं वो सीमित हैं, और प्रकृति जो है उसमें जो संसाधन हैं वो अनंत हैं, प्रचुर हैं, और वो भी आवर्तनशील हैं। जैसे आप जंगल काट दीजिए फिर से जंगल पैदा हो जाता है। हम लोग हर साल जो है खेती करते ही हैं, हम खाद्यान्न पैदा करते हैं, तो वो आवर्तनशील है, मतलब वो निरंतर प्रकृति हमको देती ही रहती है। तो जब जीव संसार इतनी बड़ी मात्रा में जी सकता है तो आदमी क्यों नहीं जी सकता है? आदमी नहीं जी पा रहा है, इसका मूल कारण जो है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो नियम न्याय धर्म सत्य की समझ ना होना ही है। थैंक यू सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रायोगिक ज्ञान, एंड हम कैसे प्रायोगिक ज्ञान को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? जी जी बिल्कुल ला सकते हैं। प्रयोग करके जो प्रयोग के निष्कर्ष हैं यदि वो सार्वभौमिक होते हैं तभी वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। जैसे हम रिसर्च करके जो भी रिसर्च फाइंडिंग होती है, यदि उसकी यूनिवर्सलिटी को पहचानते हैं तभी हम कहते हैं कि रिसर्च सक्सेसफुल है। यदि यूनिवर्सलिटी पहचानने में नहीं आती है तो रिसर्च का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है ना। तो इसलिए प्रयोग की आवश्यकता होती है। प्रयोग करते हैं और फिर प्रयोग का सामान्यीकरण करते हैं। प्रयोग का सामान्यीकरण जो है वो व्यवसाय विधि से करते हैं। जैसे हमको किसी फल को काटना है तो हमने सबसे पहले किसी धातु से उसको काटा होगा और कट गया होगा। इसके बाद हमने चाकू का जो है उत्पादन शुरू किया, और चाकू के उत्पादन से क्या हो गया, फल सब्जी काटना आसान हो गया।
तो प्रयोग जो है वो किसी एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, और टेक्नोलॉजी का जो सामान्यीकरण है, लोकव्यापीकरण है, उसके होने से प्रयोग जो है सबके लिए सुलभ हो जाता है। जैसे मोबाइल हम सब लोगों को सुलभ हो गया, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे बिजली का प्रयोग जो है किसी ने किया, और फिर बिजली जो है सबको सुलभ हो गई, तो व्यवसाय विधि से बिजली सुलभ हो जाती है। तो प्रयोग भी आवश्यक है और प्रयोग का सामान्यीकरण भी आवश्यक है। यदि प्रयोग का सामान्यीकरण नहीं होता है तो प्रयोग कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है, और यदि प्रयोग कुछ लोगों तक सीमित होता है तो विषमताएं जन्म लेती हैं, है ना। विषमता जन्म लेती है, न्याय नहीं होता है, न्याय नहीं होता तो विरोध होता है। दुनिया में सारी जो हिंसा है, युद्ध है, उसके मूल में विषमता है। वो आर्थिक विषमता हो सकती है, वो स्त्री पुरुष के बीच की विषमता हो सकती है, वो धर्म जाति संप्रदाय की विषमताएं हो सकती हैं, वो आर्थिक विषमताएं हो सकती हैं, वो राजनीतिक विषमताएं हो सकती हैं। मानव निर्विषम होकर जीना चाहता है, क्योंकि मानव संतान जो है वो जन्म से निर्विषम भाव से जीता है। ये डिस्क्रिमिनेशन समाज सिखाता है, शिक्षा सिखाती है। जो दूषित शिक्षा है या जो समाज की दूषित प्रवृत्तियाँ हैं, वही उसमें वर्ग भाव को, विषमता के भाव को जन्म दे देती हैं, द्वेष के भाव को भर देती हैं। मानव संतान जन्म से न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है, सत्य का वक्ता होता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक साहब फॉर डिलीवरिंग सच ए नाइस टॉक। जितना अच्छा आपने भाषण दिया जो है, और उम्मीद है आपकी बात से लोगों को अच्छा ज्ञान हुआ होगा। आई होप द पार्टिसिपेंट वुड हैव गॉट द गुड पॉइंट्स ऑफ द लिविंग एंड इट विल हेल्प इन आवर डे टू डे लाइफ। थैंक यू प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि जो रोबोटिक ऑटोमेशन पे आप लोग चर्चा कर रहे होंगे, उसमें एक नया इनपुट आया होगा जो आप लोगों को थोड़ा रोचक लगा होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार, आपके जो भी वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे अवसर दिया, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मिलेंगे। नमस्ते जी जरूर 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 हम लोग मिलते रहेंगे जी। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू फातिमा, आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। So, dear participant,